नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया होगा और पिछले एक दिन में आप लोगों ने लगातार इसके ऊपर एनालिसिस सुनी होगी। लोगों की अलग अलग टीचरों की, अलग अलग कोचिंग वालों की एनालिसिस सुनी होगी। मैं भी आज आपको यूपी पीसीएस एग्जाम की जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है वो बताऊंगा और यकीन मानिएगा ऐसी एनालिसिस अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। बहुत ही अलग अप्रोच के साथ मैं आपको विद प्रूफ और डेटा आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। पहली चीज। दूसरा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्या ये जो एग्जाम है ये अपने आप में बहुत कहते हैं ना कि लैंडमार्क एग्जाम हुआ है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल पुराने तरीके से जो चीजें होती थी उसके बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो अब नया क्या अप्रोच रहेगा, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, कमीशन आयोग आपसे क्या चाह रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कट ऑफ क्या रहेगी, संभावित कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एनालिसिस, एग्जाम की एनालिसिस क्या रहेगी। ठीक है, ठीक है, देखिए, आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी। ठीक है, हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएस 2024 प्री। ठीक है, और उसमें 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको। मैंने कहा था कि जो मैंने एनालिसिस की है पिछले एग्जाम, खासकर 2021 22 के बाद, 23 के बाद से, तो मुझे कुछ जो है कुछ हिंट मिल रहा है कि जो आयोग है उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना शुरू कर दी है। और ये वो आयोग वो चीज नहीं कर रहा है जो सन 2011 से लेकर 2020-21 तक होता था, यानी कि घटनाचर के से सवाल पूछ लेना। वो स्ट्रेटेजी से अपने आप को धीरे धीरे करके वो डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है। उस पर मैंने लगातार 2-3 वीडियो बनाए थे जिसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस बात को, यार नहीं सब कुछ घटनाचक्र से आ रहा, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है आ रहा है, बट मैं डाइवर्ट होता चीज देख पा रहा हूं उसके अंदर। और उस पर मैंने पिछले एक मैंने आपको पीडीएफ दिया था, सबको दिया था मैंने आपको, मैंने यूट्यूब पे कहा था, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये टॉपिक्स आपको मैंने बताया था कि यार ये कम से कम ये टॉपिक पढ़ के जाना। मैंने बताया था कि ये टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पिछले 5 साल के एनालिसिस थे, मोस्ट फेमस टॉपिक फॉर द लास्ट 5 इयर्स, जो पिछले 5 साल में हो रहे हैं, उससे ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो मैंने आपको कहा कि भाई देखो, दो चीजें होती है। एक तो होता है रिपीट सवाल, कि आपने सवाल रिपीट आ गया एग्जाम के अंदर, तो घटनाचक्र के अंदर चीजें होती है कि आपने घटनाचक्र पढ़ा और रिपीट सवाल हो गया, आ गया, आपने कर लिया। ठीक है, लेकिन आयोग उस चीज से हट रहा है और दूसरी चीज पे आ रहा है जिसका नाम है रिलेटिव रिपीट सवाल, यानी कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा बट टॉपिक रिपीट कर सकता है। ठीक है, और वो चाहता है कि आप टॉपिक को ठीक से पढ़ के जाएं। तो मैंने आपसे, जब मैंने आपको ये दिया था तो मैंने कहा था कि देखो यहां पे मैं ये टॉपिक्स लिख रहा हूं, यहां पे टॉपिक्स लिख रहा हूं, आपको ये टॉपिक ठीक से पढ़ना है, सिर्फ घटनाचक्र तक नहीं सीमित रखना है, उससे बियॉन्ड जाना है। जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, मैंने सबको दिया था, आप लोगों ने, काफी लोगों ने दिया। तो मैंने जब क्या दिया, तो इस बार जो पेपर हुआ, तो आप ये देखो कि जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन साइट्स एक्सकवेशन से एक सवाल आया, वैदिक से वेदा से एक सवाल आया। ठीक है, बुद्धिज्म फिलोसफर वगैरह से कुछ नहीं आया, महाजनपद से एक आ गया, अशोक से आ गया, गुप्ता से कुछ नहीं आया, बुक्स एंड ऑथर एशन की ये आ गए। तो ऐसा करके जो जो टॉपिक मैंने दिए, उन टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक से संबंधित सवाल आए हैं, और वो सवाल घटनाचक्र से हो सकते हैं और उससे बियॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक की इंपॉर्टेंट था, जैसे कि बलबन से सवाल एक आया। ठीक है, तो ऐसे करके जब मैंने पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया, पूरा मैंने एनालिसिस किया, आप चाहे तो ये पीडीएफ ले लीजिए, मुझसे मांग लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी कि आयोग ने 93 टॉपिक्स थे, इससे लगभग 60 सवाल आए हैं। 93 टॉपिक्स में से 60 सवाल आए हैं, और यहां पर मैं करंट अफेयर्स नहीं जोड़ रहा हूं, मिसलेनियस नहीं जोड़ रहा हूं। ठीक है, सिर्फ जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई होती है वाली बात कर रहा हूं, कि अगर मैं कहूंगा 100-110 टॉपिक्स लेते हैं, अगर कुछ करंट अफेयर्स हटा दें और मिसलेनियस वाला हटा दें, तो यानी कि 110 अगर जीएस टॉपिक आ रहे हैं और मैं 93 बोलते, तो 60 क्वेश्चन आप इन्हीं टॉपिक से आप देख रहे हो। मैं हमेशा एक बात का बड़ा फैन रहा हूं कि 80-20 जो पैरेटो प्रिंसिपल है वो बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने कहा था कि 80-20 कि भाई कुछ पोर्शन ऑफ योर एग्जाम, यानी 20% ऑफ योर सिलेबस, उससे 80% योर क्वेश्चन का आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पीसेस की बात करता हूं, पीसेस के संदर्भ में मैं हमेशा 70-30 बोलता हूं कि 30% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होते हैं, उससे आपके 70% के सवाल आ जाएंगे। और यहां पर आप सेम प्रूफ होता दिखाई दे रहा है कि मैंने मात्र 93 टॉपिक्स बताए, 60 सवाल आ गए।
एक बात ध्यान रखना, अगर आप 5-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एहसान नहीं कर रहे हो। सब पढ़ते हैं। मेहनत से सफलता मिल जाएगी ये गारंटी नहीं है। ये हटा दो पैरामीटर, ठीक है। सब जितने भी टॉप लेवल के सब पढ़ाई कर रहे हैं, 5-7 घंटा सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेहनत पैरामीटर नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो एनालिटिकल माइंड रखेगा, कॉन्सेप्चुअल रखेगा, चीजों को बदलता हुआ देख पाएगा और बदलते हुए माहौल में अपने आप को बदल पाएगा, उसका सिलेक्शन तय है। जो पुरानी स्ट्रेटेजी से, पुराने तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा, भैया उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। चाहे वो अपने आप से पढ़ रहा हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहा हो, किसी बड़े ब्रांड से पढ़ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिया ब्रांड, बड़े ब्रांड, सबकी ब्रांडों की हालत क्या है इस समय, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भाई कौन टॉपिक आएंगे, मैंने टॉपिक बता रखा, ऐसे क्या बड़े ब्रांडों ने बताया, कोई नहीं बताएगा, वो बस पढ़ाई जा रहे। अरे पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने से भैया सिलेक्शन नहीं हो रहा। आंख खोल के थमो, कुछ देर रुको, समझो, देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बस पढ़ाए जा रहे, घंटों घंटों के लेक्चर्स चल रहे हैं भाई यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल एक पागलपन मचा हुआ है, सब लगे पड़े हुए हैं। उस पागलपन में नहीं, हमें तो रुक के समझ के महसूस करना कि चीजें हो क्या रही हैं। क्या सचमुच इतनी भी मेहनत करने की जरूरत है कि थोड़ा सा अगर थम के समझ के मेहनत करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको। जो नया एनालिसिस आया, ठीक है, 2011 में, 2011-12 के बाद यूपीएससी में एक सोच चली कि भाई देखो ये एग्जाम माफिया, ये जो कोचिंग माफिया आता है ना, तो इससे हमें यूपीएससी को बचाना है, ठीक है। और कि भाई अगर कोई बड़ा ब्रांड नहीं ज्वाइन करेगा तो वो सिलेक्शन ही नहीं होगा उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर मौके मिलने चाहिए। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, खासकर 2011, 12, 13, 14 के आसपास, जो मैंने खुद 2013 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ, तो मुझे ये पता है इस बारे में। उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये कोचिंग से चीजें बाहर निकल के एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसमें कि एक गरीब बच्चा भी जो है तैयारी कर सके, जो कोचिंग ज्वाइन भी नहीं करता वो भी तैयारी कर सके, एग्जाम सेलेक्ट हो जाए। तो उन्होंने 2 अप्रोच अपनाए। उन्हें बोला कि जो फैक्चुअल अप्रोच है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल अप्रोच है, उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर वो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते थे तो एनसीईआरटी के सवाल पूछते थे, क्लास 10th के, 9th के, 8th के, 7th के, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं 2011, 12, 13, 14 बता रहा हूं आपको, वो एनसीईआरटी के सवाल पूछता था, ठीक है। बेसिक कि मतलब आपको किसी बड़ी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिया आपने। और दूसरा उसने बोला कि एक्सपोजर के लिए क्या है कि दुनिया सिर्फ एनसीईआरटी, हमें क्लास 7th, 8, 9, 10 तो खत्म करना नहीं है, पास तो करना नहीं, हमारा मकसद है कि एक ऐसा व्यक्ति तैयार करना है जो कि उसका एक्सपोजर भी हो। तो उसने कहा कि तो उस स्टूडेंट का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा उसका दिमाग तेज चलना चाहिए। तो उसने दूसरे क्वेश्चन जो दिए वो दिए न्यूज़पेपर से, उसने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से दिया। अब जो करंट अफेयर्स जो कोचिंगें बनाती हैं, जो बुक्स बनाते हैं, वो लोग भी पेपर पढ़ के देते हैं, बट जो बुक करंट अफेयर्स देते हैं तो क्वेश्चन के बाद में आता है, जो मोटा जो होता है वो दे देते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई एडिटोरियल पढ़ेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, तो वो जो समझेगा ना, वो अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल जो है एग्जाम में आ रहे थे। और इस बार आपने देखा होगा कि वो फैक्चुअल सवाल तो कुछ थे, मतलब कुछ तो सवाल रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा चीजें यहां पर देखने को मिलेगा कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर जिसने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ के दिया होगा उसको इजी पढ़ रहा होगा, वो उन बातों की गहराई तक जा पा रहा होगा। ये नहीं कि घटना चक्र ने अपना कंपाइल निकाल दिया और मार्केट में 10 दिन पहले पढ़ लिया आपने, फैक्ट्स पढ़ लिए, खत्म हो गया। नहीं, अब वो नहीं चलेगा। अब चलेगा कि आप पेपर पढ़ो, अब थोड़ा गहराई में जाओ, गहराई में उतरो आप, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी, इसके लिए अब आप इमेजिन करो, ये किताब है मेरे पास, ये मेरी अपनी किताब है, ये मैं 2014, 15, 16 में जो पढ़ रहा था तो उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाता था मैं, ठीक है। ये किताब आप देखो, इसके अंदर मैं टिक भी किया हुआ, खूब सारा टिक किया हुआ, मैंने पूरा किताब पढ़ी हुई है। इसमें बेसिक एनसीईआरटी के सवाल है, 5-6 हजार सवाल है। ऐसी मुझे किताब मिल गई थी, बहुत फेमस किताब भी नहीं है ये, बहुत फेमस किताब नहीं है ये, ठीक है। अब तो इसके छपते भी नहीं एडिशन, इसके मार्केट में मिलती भी नहीं है ये। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये जब किताब देखी, मैं रखी हुई थी, ये ऑफलाइन के बच्चे आए और उन्होंने ये किताब पढ़ी है, साइंस और ज्योग्राफी के सवाल फंस गए इसमें से। बेसिक एनसीईआरटी के बहुत बेसिक सवाल है इसके अंदर,
सिंपल, मतलब चाहो तो एनसीईआरटी किताबें पढ़ लो, बस उसका कंपाइल करके वही सवाल पूछ लेगा, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक सवाल पूछ लेगा एनसीईआरटी वाले, खासकर ज्योग्राफी और साइंस। तो वहां से आइडिया कि भाई वो एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स क्या है उससे आइडिया लगा है कि वो पेपर न्यूज़पेपर को कर रहे हैं कि भाई इक्वल प्लेइंग फील्ड आ जाए, सब बराबर से आ जाए। ये नहीं कि जिसने घटना चक्र नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे घटना चक्र क्या गीता कुरान बाइबल है क्या? उसके बिना चलेगा नहीं सब कुछ। क्या घटना चक्र ने क्या आयोग को खरीद रखा है क्या? क्या आयोग उससे बाहर सोच नहीं सकता क्या? नहीं यार, घटना चक्र का समय गुजर रहा है, मैं ये नहीं कहूं गुजर गया, गुजर रहा है। एग्जामिनर अब उससे बियॉन्ड सोचने की कोशिश कर रहा है। घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 0 to 70 क्वेश्चन के आसपास हो घटना चक्र पढ़िएगा, यानी कि कोई नया स्टूडेंट है, शुरुआत कर रहा है, बेसिक्स नहीं है, घटना चक्र पक्का पढ़ के जाइएगा। वह सभी लोग पढ़े लेकिन उसके लिए, लेकिन जो सेकंड स्टेज है 70 प्लस वाले क्वेश्चन के लिए, उसके लिए आपको नया पढ़ना पड़ेगा कुछ। अब आप उसके भरोसे नहीं, उसके अब घटना चक्र के भरोसे आप 110 सवाल 115 सवाल राइट नहीं कर पाओगे। आप समझ में आ रहा है? घटना चक्र इंपॉर्टेंट है बट उसका एक हद है, उसकी लिमिटेशन है। कुछ क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, बट उसके भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा। नया कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, समय के साथ बदलती है, चेंज होती है। वही है, समय के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमें नई स्ट्रैटेजी पे जाना है, नई स्ट्रैटेजी पे जाना है। ठीक है, अब क्या करना है ये तो आपने बता दी स्टडी वैसे। अच्छा, इसके ऊपर मैं फिर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं फटाफट एक कंपाइल कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें लगातार 2-3 वीडियो बना के और अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको अभी 2-4 वीडियो मिलेंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं कट ऑफ की, बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना है भाई? देखो सिंपल सी बात है, जिसके भी जनरल कैटेगरी में 80 प्लस जा रहा है भाई, सीधे मुझे लगता है कि 82 से 85 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जाएगा। 82 से 85 के बीच में जनरल कैटेगरी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है, 82 से 85 जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके भी 80 प्लस है वो मेंस की तैयारी शुरू करता है। हो सकता है कि 82 के ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 के इसलिए बोल रहा हूं कि यार क्या पता 80 ही कट ऑफ हो जाए, क्योंकि अब कट ऑफ कितना होगा और नंबर ऑफ सीट्स पे मैटर करता है, क्या हो रहा है, स्थिति है, क्या है। बच्चों की हालत तो बहुत बुरी है, लेकिन रिजल्ट आपका महीने भर बाद आएगा और 3-4-3-3.5 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वेट किया तो शायद आपको जो आउटसाइड चांस मिल रहा है ना वो जीरो हो जाएगा। आउटसाइड चांस जो मिला जीरो हो जाएगा। तो फॉर सेफर साइड 80 प्लस है, मेंस तैयार करना शुरू कर दो। SC ST इसमें ओबीसी भी आया था यार, देखो ठीक है, ठीक है, EWS BC में आया था। और फीमेल जो है वो 75 प्लस है। वैसे मुझे लगता है 77 प्लस पे इसका जाएगा, लेकिन 75 के प्लस को भी चांस ले लो, कर लो। 77, 78, 79 के आसपास जा रहा है तो फिर सेफ ही है, फिर तो हो ही जा रहा है। ठीक है, तो आप 1-2 दिन का समय ले लो, थोड़ा समय लेके साथ करिए। बाकी मैं और चीजें लेकर आऊंगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा 1-2 दिन समय लीजिए, देखिए कि क्या बदल रहा है। सिर्फ मेहनत, ये मत सोचो कि मेहनत करोगे, अरे तो मेहनत करोगे तो क्या एहसान करोगे लोगों हम पे, आयोग पे एहसान कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ मेहनत नहीं करनी यार, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी, ये एग्जाम ने प्रूफ कर दिया कि स्मार्ट स्टडी करने वाला सिलेक्शन पा रहा है, बाकी सब कुछ भी करते रहोगे। भागो नहीं, भागना नहीं है यार, भागे जा रहे घंटों घंटों के वीडियोस देखे जा रहे हैं, मैराथन चल रही है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, क्या कर रहे, क्यों पढ़ा रहे, लोग पढ़ रहे हैं ना, आपसे वो पढ़ा जाता है ना आपसे वो याद किया जाता है। पढ़ भी लेते हो तो याद नहीं कर पाते हो, याद करो तो डिलीवर नहीं कर पाते हो। कभी सोचा है इतना घंटों पढ़ने के बाद डिलीवर तो कर ही नहीं पाते, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो बैठ के समय? तो बिल्कुल आंख बंद करके नहीं तैयारी करनी, थोड़ा सिस्टमैटिक थम के तैयारी करो, जिससे कि रिजल्ट अच्छा बेहतर मिल सके आपको। उस पर भी डिस्कस करेंगे, 2-4 वीडियोस में लगातार इस पे आएंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, आज मैं जो थोड़ा मोटा मोटा बताना था वो मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके विचार हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। हो सकता है मेरी बात से एग्री करते हो या ना एग्री करते हो, आप प्लीज इस बात को अंदर कमेंट में लिखिएगा, हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, नमस्कार।